शादीशुदा नंद बनी प्रेग्नेंट भाभी का सहारा। मम्मी जी ने पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या कहानी बना ली। जब उन्हें पता लगेगा कि ये सब मैंने दिव्या के लिए किया तब शायद उन्हें समझ आ जाए। निशा रोते हुए अपने हाथ पर मरहम लगा रही है। उसके हाथ पर गहरा जख्म है। तभी अचानक कमरे में दिव्या आती है। भाभी मैं आ गई। दिव्या निशा की नंद है, मगर दोनों के बीच सहेलियों सा रिश्ता है। वो अपनी भाभी को सरप्राइज देने के लिए अपने ससुराल से मायके आई है, लेकिन यहाँ आकर तो उसे ही सरप्राइज मिल जाता है। भाभी ये क्या हुआ? ये सब किसने किया आपके साथ? और ये आपके शरीर पर निशान कैसे? ये जले हुए कटे हुए निशान आखिर कैसे बने? आपको क्या हुआ है? आखिर निशा का हाथ किसने जलाया? उसके शरीर पर ये कटने और जलने के निशान कैसे बने? ये जानने के लिए तो आपको स्टोरी एंड तक देखनी होगी। सुनीता, शादी से पहले तो तू बड़ी बातें बना रही थी कि मेरे बेटे का रिश्ता ऊंचे खानदान में लगा है, बड़े अमीर लोग हैं, दहेज का सामान देख कर तो नहीं लग रहा है ऐसा। देखो तो कितना हल्का सामान दिया, छोटा फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ये सोफे बिल्कुल सस्ते वाले लग रहे हैं। बहन जी, दहेज के लालच में आकर मैंने बड़े घर में रिश्ता नहीं किया था अपने बेटे का। मुझे तो बेटी पसंद आई थी और मेरी बहू अच्छी है। सामान का क्या है, ये तो हम कभी भी खरीद सकते हैं। ये सब तो कहने वाली बातें हैं। अब दहेज नहीं मिला तो तुम बातें बनाओगी ही। सरला की बातें सुनकर पास में बैठी पिंकी और पूनम हंसने लगती है। अरे सरला बहन, ठीक तो कह रही है सुनीता, दहेज का क्या करेंगे? घर के कोने में पड़ा रहेगा। बहू अच्छी होनी चाहिए जो पूरे घर में चलती फिरती भी सुंदर लगे और आने जाने वालों की इज्जत मान सम्मान करे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दहेज नहीं मिला तो मॉडर्न ख्यालों के बन जाओ, ये बढ़िया है बहन तुम्हारा। सरला किसी की नहीं सुनती और अपनी ही बातें कहती रहती है, जिस पर गुस्सा होकर सुनीता कहती है, टेंशन क्यों लेती हो बहन? तुम्हारा भी एक बेटा है, उसकी शादी में खूब दहेज लेना। हम भी देखेंगे कि तुम्हारी बहू कौन सा डबल डोर फ्रिज, बड़ी वॉशिंग मशीन और महंगे सोफे लेकर आएगी। सुनीता की बात सुनकर सरला चिढ़ जाती है। हाँ हाँ, देख लेना, बहुत अच्छे घर में शादी करूंगी अपने बेटे की और तुम सबको भी बुलाऊंगी, खुद आकर देख लेना। ये कहकर सरला वहां से चली जाती है। पड़ोसन उसके बारे में बातें बनाती है और अपने घर आ जाती है। इधर सरला बड़बड़ाते हुए घर आती है। सरला को देखकर राजेश बोलता है, अरे क्या हुआ भाग्यवान, गई तो बड़ी खुश होकर थी तुम, ये गुस्से में वापस क्यों आ रही हो? अरे मैंने कह दिया कि सुनीता की बहू दहेज नहीं लाई तो उल्टा मुझे बातें सुना रही है। ये पिंकी पूनम कह रही हैं कि तेरी बहू आएगी तो देख लेंगे क्या दहेज लाएगी। अरे तो बोल देती कि मुझे खानदानी बहू चाहिए मेरे घर के लिए। हाँ हाँ, मैं क्या चुप रहने वाली थी, 4 बातें सुना कर आई हूँ। राजेश और सरला थोड़ी देर की तरफ। रोहन, बहुत देर हो गई है, अब तुम घर जाओ। देखो ऑफिस से थके हारे आते हो और घर जाने की बजाय मुझे यहाँ बुला लेते हो तुम। तुम्हें नहीं पता इस जगह में और तुम्हारे यहाँ आने में कितना सुकून है। तुम्हारी एक झलक देखता हूँ तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। क्या बात है साहब, दिन पर दिन रोमांटिक होते जा रहे हो। लगता है अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा शादी के बिना। निशा की बात सुनकर रोहन हंसने लगता है। अरे यार क्या करूं, मन तो करता है कि तुम्हें आज ही अपनी दुल्हन बनाकर घर ले जाऊं, लेकिन पता है ना मैं अकेला बेटा हूं अपने माँ बाप का, तो मुझे थोड़ा उनका सुनना भी पड़ता है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले माँ बाप है, उसके बाद कोई और। निशा एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी जो घर गृहस्थी को अच्छे से चलाना जानती है। वो रोहन को भी हमेशा सही सलाह देती है। इस तरह थोड़ी देर बात करने के बाद रोहन घर आ जाता है और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिव्या अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में होती है। यार ये दिव्या कहाँ गई? अभी तो क्लास से बाहर निकली थी, मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ। उसके पास मेरी असाइनमेंट फाइल है। दिव्या होगी अपने आशिक के पास, उसके अलावा उसका ठिकाना ही क्या है। ये लड़की भी ना यार, इन दोनों का मुझे समझ नहीं आता। लैला मजनू बने घूमते हैं और शादी का कुछ पता ही नहीं है। इतनी देर में दिव्या भी वहां आ जाती है। यार ये लो तुम्हारी फाइल, वो मुझे पंकज ने बुला लिया था तो मैं उसके पास थी। भाई ऐसे कब तक तुम लोग छुप छुप के मिलते रहोगे? अब तो शादी की बात कर लो घर में। यार तुम्हें पता है ना, मेरे भाई बड़े हैं, पहले उनकी शादी होगी तब जाकर मेरा कुछ होगा। रिया और माही दिव्या की बातों में हाँ मिलाती हैं और 3 दोस्त अपने अपने। यार निशा का बर्थडे है, क्या गिफ्ट करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
रोहन काफी देर से दिमाग लगा रहा है वो निशा को जन्मदिन पर ऐसा क्या गिफ्ट करे जिसे देखकर वो खुश हो जाए, लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। थोड़ी देर सोचने के बाद, अरे मैं कैसे भूल गया, मेरे पास तो एक बहन भी है। अरे वो मुझे कुछ अच्छा बता सकती है, पर पहले मुझे उसे निशा के बारे में बताना पड़ेगा। चलो इस शुभ काम को आज ही अंजाम दे देते हैं। रोहन खुद से बातें करता हुआ अपने कमरे से सीधा दिव्या के कमरे में जाता है, जहां पर दिव्या अपना कॉलेज का काम कर रही होती है। रोहन को देखकर, क्या बात है भैया, बड़े कंफ्यूज लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ तो है, लेकिन तू प्रॉमिस कर अभी मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएगी। इसका मतलब लड़की का चक्कर है। अरे तुझे कैसे पता चला? जवान लड़का अगर माँ बाप से कुछ छुपाने की बात कहे तो पक्का लड़की का चक्कर होगा। अरे बदमाश, बहुत बड़ी हो गई है ना तू। रोहन और दिव्या हंसने लगते हैं। चलो मुद्दे पर आते हैं, बताओ क्या हेल्प चाहिए आपको मुझसे? यार मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम निशा है और कल उसका जन्मदिन है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या गिफ्ट करूँ। गिफ्ट का आइडिया तो मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे कब मिलवा रहे हो भाभी से? अरे उसके बर्थडे पर ही मिलवा देता हूँ, सरप्राइज भी हो जाएगा। हाँ ये सही रहेगा। निशा के लिए गिफ्ट लेने के लिए पहले दोनों बहन भाई शॉपिंग करते हैं। दिव्या उसके लिए अच्छे अच्छे ड्रेस, कंगन और कुछ मेकअप का सामान खरीदती है। भैया फ्लावर बुके भी ले लो, लड़कियों को फूल बहुत पसंद होते हैं। रोहन कार से उतरकर फ्लावर लेकर आता है और दोनों निशा से मिलने पहुंच जाते हैं। रोहन के हाथ में इतने सारे गिफ्ट देखकर निशा खुश हो जाती है। निशा रोहन से मिलने अक्सर अपने घर से थोड़ा दूर एक पार्क में आती है और आज भी वो वहीं पर इंतजार कर रही थी। अरे इतनी सारी गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? अरे ये सब मैंने अकेले नहीं, बल्कि एक शख्स और है जिसने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। ये सुनकर निशा हैरान हो जाती है। इतनी देर में दिव्या सामने आती है। नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? भैया भाभी तो बहुत सुंदर है। दिव्या निशा की तारीफ कर देती है, जिसे सुनकर निशा शर्मा जाती है। निशा दिव्या को ऐसे गले लगाती है जैसे कि पता नहीं ये दोनों कब से एक दूसरे को जानते हो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे भाभी मैं तो भूल ही गई, आपका तो बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, और ये मेरी तरफ से गिफ्ट। तीनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और थोड़ी देर बाद घर आ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सरला झुककर काम कर रही होती है कि तभी अचानक उसकी कमर में दर्द होने लगता है। भगवान मेरी कमर, क्या करूं मैं इस कमर का? ऊपर से घर का काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, और ये कांता बाई तो बस ऊपर ऊपर का काम करती है। अरे भाग्यवान नौकरों के भरोसे घर नहीं छोड़ा जाता, नौकर तो ऐसे ही होते हैं, चलता फिरता काम करके भाग जाते हैं। तभी घर में पड़ोसन पूनम की एंट्री होती है। अरे कब तक खुद काम करती रहोगी? अब तो तुम्हारी भी उम्र हो गई साहस बनने की। आखिर कब शादी करोगी रोहन की? हाँ ये कहते तो सही रही है, नौकर लगाकर तो मैं थक गई हूँ। अब बेटे की शादी ही करनी पड़ेगी। अब तो मेरी बहू ही संभालेगी ये घर बार। दोनों पड़ोसन बैठकर आपस में बातें करती हैं। तभी पूनम अपने घर चली जाती है। जी सुनते हो क्या, जरा पंडित जी को तो बुलाओ। आज ही रोहन के लिए लड़की देखना शुरू करेंगे, तब जाकर अच्छा रिश्ता मिलेगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैं अभी दीपक पंडित को फोन करके घर बुलाता हूँ। राजेश पंडित जी को आते हैं। देखो पंडित जी, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि लड़की हमारी हैसियत के बराबर हो, खानदान हमारे जैसा हो, और अमीर घर की लड़की मेरे घर की बहू बने। सरला साफ तो नहीं कहती, लेकिन इनडायरेक्टली पंडित जी के कानों में ये बात डाल देती है कि उसे लड़की सुंदर, संस्कारी और अमीर चाहिए जो दहेज लेकर आई। अरे बहन जी, हमारा तो काम ही यही है, हैसियत और ऊंचे खानदान को मिलाना। अब जैसे घर का कोई रिश्ता हमें बुलाता है, उसी के बराबर का रिश्ता दिखाते हैं। आप ये देखो, ये 4-5 लड़कियों की फोटो है मेरे पास। इनके बाप बड़े अमीर हैं, ऊंचा कारोबार है, अच्छा मेल मिलेगा दोनों परिवार का। राजेश और सरला दोनों लड़कियां देखने लगते हैं। हाँ लड़कियां तो अच्छी हैं, पर एक बार रोहन आ जाता तो हम कुछ कह पाते। इतनी देर में दिव्या और रोहन घर आ जाते हैं, जो आज बाहर चिल आउट करने के लिए गए थे। आज सच में बड़ा मजा आया। स्विमिंग पूल में जाकर पता नहीं लग रहा था कि बाहर गर्मी भी है।